So the product of the day is contractors, plant and machinery insurance. In short, this is called CPM insurance. So listen attentively now. This CPM insurance is again part of engineering insurance. Means this is one branch of engineering insurance that is product specific. आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बताता हूं मैं कि आप कभी इंडिया मोटर टैरिफ का देखेंगे तो उसमें लास्ट में एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं मिसलेनियस व्हीकल्स या मिस डी व्हीकल्स कह सकते हैं। इस मिस डी व्हीकल्स की लिस्ट में वो सारे व्हीकल्स होते हैं जो आपके टू व्हीलर, प्राइवेट कार और कॉमर्शियल सीसी यानी कॉमर्शियल पैसेंजर कैरिंग और गुड्स कैरिंग दोनों कैटेगरीज में नहीं आती। जीसीसीबी और पीसीसीबी दोनों में नहीं आते। उनके अलावा जितने भी व्हीकल्स हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो टू व्हीलर, प्राइवेट कार, जीसीसीबी, पीसीसीबी नहीं है, उनके अलावा जितने भी व्हीकल्स हैं जिनको प्लांट्स भी बोला जा सकता है, मशीनरी भी बोला जा सकता है, इक्विपमेंट भी बोला जा सकता है, उनकी एक अलग से लिस्ट है इंडिया मोटर टैरिफ में जो अराउंड 56 है। इनमें से डंपर और टिप्पर को कॉमर्शियल कैटेगरी में डाल दिया गया है क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन इनका यूज नहीं हो सकता और ये टोटली कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है। बाकी सब मिसलेनियस कैटेगरी में। अब ये जो व्हीकल्स हैं या ये जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं, इनमें से काफी तो ऐसी हैं जिनको कि आपने रोड पर नॉर्मली देखा होगा, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट नोन टू यू, नाइदर बाय पिक्चर नॉर बाय द नेम। अब जैसे कॉमन नाम है कुछ, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, रोड रोलर, बुलडोजर, क्रेन, एक्सकेवेटर, ये 8-10 नाम बड़े कॉमन है, ये आपने रोड पे देखे होंगे। लेकिन अगर इन्हीं में से बात करें हम एंजल डोजर्स, रिपर्स, forklift trucks, grabs, gritting machines, CSAs, tippers, स्क्रैपर्स, तो ये नॉर्मली आपको रोड पर नहीं दिखाई देगी और हो सकता है कुछ उसको तो आपने देखा ही नहीं। तो इस तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं दे आर नोन एज द प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, और इनमें से मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स और मशीनरीज आर नॉट इवन रजिस्टर्ड विद द आरटीओ। यानी ज्यादातर इनमें से वो होते हैं जिनको कि माउंट करके या कनेक्ट करके चलाना होता है। तो ऐसे जो कि सेल्फ इंजन या सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है ही, एक्सेप्ट ट्रॉली। तो इस तरीके के प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट का इंश्योरेंस नॉर्मली सीपीएम यानी कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लांट एंड मशीनरी में किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्टर्स लोकेशन पर, प्रोजेक्ट साइट पर यूज करते हैं। उनके किसी न किसी प्रोजेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, प्रोजेक्ट साइट पर यूज करते हैं। यूज उनका कन्फाइंड होता है, पब्लिक प्लेस पर यूज नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है। तो दे आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सीपीएम इंश्योरेंस। और सीपीएम को अगर और डिफाइन करना चाहें हम तो कह सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लांट एंड मशीनरी, यानी कॉन्ट्रैक्टर जितने भी टाइप के प्लांट एंड मशीनरी को यूज करते हैं फॉर वर्क एट एनी स्पेसिफाइड लोकेशन इन इंडिया, इंडिया की किसी भी लोकेशन पर जो प्लांट एंड मशीनरीज कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं उन्हीं का इसमें इंश्योरेंस होता है।
तो किसी भी प्लांट किसी भी साइट पर यूज हो सकता है, लेकिन वो साइट इंडिया में होनी चाहिए। कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी जो मशीनरीज होती हैं वो एट ए टाइम कई कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे होते हैं। तो जब ये मशीनरी डे एंड नाइट काम करेंगी तो इनमें फिजिकल लॉस और डैमेज भी होगा, और वो बहुत हैवी लॉस और डैमेज होगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स इनके लिए सीपीएम इंश्योरेंस लेते हैं। तो सीपीएम में क्या आता है? स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स अगेंस्ट द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक dwelling, offices, hospitals, tunnels, channels, etc. इन सब में जो भी मशीनरीज यूज होती हैं, दे आर ऑल इंश्योरेबल अंडर दी सीपीएम इंश्योरेंस। इसका अगर कवरेज देखा जाए तो ज्यादातर लोग इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि सीपीएम पॉलिसी में और मोटर पॉलिसी में कोई फर्क नहीं होता। यह बिल्कुल गलत नोशन है। सीपीएम पॉलिसी और मोटर पॉलिसी दोनों एकदम अलग अलग पॉलिसी हैं। हाँ, रिजेम्बलेंस हो सकती है। जैसे सीपीएम पॉलिसी में भी दो ही सेक्शन होते हैं, पहला मटेरियल डैमेज और दूसरा थर्ड पार्टी। अब मोटर की पॉलिसी में भी दो ही सेक्शन होते हैं, पहला ओन डैमेज और थर्ड पार्टी। लेकिन दोनों का कवरेज डिफरेंट है। सीपीएम पॉलिसी में जो मटेरियल डैमेज सेक्शन है वो ऑल रिस्क कवरेज है। मीन्स ऐसे किसी भी पेरिल से लॉस होना जो कि पॉलिसी में एक्सक्लूडेड नहीं है, इसमें कवर्ड। जबकि मोटर की स्पेशल पेरिल्स की लिस्ट होती है। यहां सीपीएम इज ए ऑल रिस्क पॉलिसी, नो नेम्ड एक्सक्लूजन्स। Exclusions are named but perils, insured perils are not named। और इसमें किस किस तरीके की रिस्क कवर हो जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी एट वर्क और एट रेस्ट और सब्सिक्वेंट इरेक्शन। मशीनरी चल रही है या रेस्ट पर है या उसमें खोल दी गई है उसकी सफाई वगैरह के लिए, फॉर डिसमेंटल फॉर पर्पज ऑफ क्लीनिंग एंड ओवरऑलिंग, और मशीनरी बीइंग शिफ्टेड विद इन द प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट साइट, वो भी रिस्क कवर है। लेकिन विद इन द प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट साइट के मायने बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो सीपीएम में इंश्योर्ड होने वाली प्लांट एंड मशीनरीज हैं, इनका यूज रोड पर या पब्लिक प्लेस पर नहीं हो सकता। इनका यूज प्रोजेक्ट साइट पर ही होगा, एंड दैट इज कन्फाइंड टू दी प्रोजेक्ट साइट और साइट्स, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर की कई साइट्स हो सकती है, सब पर उसका यूज हो सकता है, लेकिन रोड पर नहीं होगा। और रोड पर जाने पर अगर कोई लॉस या डैमेज हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल। दिस सीपीएम पॉलिसी विल पे नथिंग टू हिम बिकॉज दिस इज नॉट द कवरेज, दिस इज नॉट कवर्ड रिस्क ऑफ द पॉलिसी। ऑल रिस्क पॉलिसी होने के बावजूद इसमें रोड पर या ट्रांजिट की रिस्क कवर नहीं है। सेकेंड सेक्शन है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इस सेक्शन में द पॉलिसी कवर्स ओनली थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, नॉट पर्सनल लायबिलिटी। किसी पर्सन की डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी इसमें कवर ही नहीं है, केवल प्रॉपर्टी लायबिलिटी कवर है। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देखेंगे तो सीपीएम पॉलिसी में क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनरीज, प्लांट और इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट टू द मोटर इंश्योरेंस। क्योंकि मोटर इंश्योरेंस का क्लासिफिकेशन किस तरीके का है? टू व्हीलर, प्राइवेट कार, जीसीसीबी, पीसीसीबी, मिस्टी। सीपीएम में क्लासिफिकेशन किस तरीके का है? 5 डिफरेंट ग्रुप हैं, पांचों के डिफरेंट प्रीमियम रेट है। अर्थक्वेक किसी में भी शामिल नहीं है। अर्थक्वेक को 5 ग्रुप के साथ दिया जा सकता है। दिस इज एन एड ऑन, मीन्स अवेलेबल ऑन एडिशनल प्रीमियम। तो ये 5 ग्रुप क्या है?
हमें हर ग्रुप को समझना होगा, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरीज अब 56 काइंड की हैं और उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, हो गई हों। तो इनको किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, क्योंकि एवरी मशीनरी इज सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस। किसी भी मशीनरी का प्रपोजल तो आ सकता है आपके पास, और जब प्रपोजल आएगा तो उनको कैसे इंश्योर करेंगे। इसलिए सारी की सारी मशीन्स को कोडिफाई करके 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया गया है और उन ग्रुप्स की प्रीमियम रेट अलग अलग डिसाइड कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ग्रुप 1। अब इसमें कोडिंग कैसे कर दी गई, हर मशीन का एक रिस्क कोड दे दिया गया, ग्रुप का एक प्रीमियम रेट दे दिया गया। जैसे ग्रुप 1 का प्रीमियम रेट होगा केवल 0.60% प्लस अर्थक्वेक, दैट्स ऑल। इसमें से भी डिटेल डिस्काउंट देना कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर है, जितना भी चाहे डिटेल डिस्काउंट दे सकते हैं, बट लेकिन ये टैरिफ रेट है, एंड दिस टैरिफ रेट इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। क्योंकि प्रोडक्ट टैरिफ का है इसलिए पॉलिसी सबकी एक सी होती है लगभग। डिफरेंशिएशन प्राइसिंग का है और एड ऑन कवर्स का है। तो ग्रुप 1 में जिस तरीके की मशीनें शामिल होंगी उनकी कोडिंग 101, 102 एंड सो ऑन ऐसे आगे चलता जाएगा। नेम ऑफ मशीनरी सबके स्पेसिफाइड है उसी कोडिंग के आगे, जैसे चेन ब्लॉक एंड पुली ब्लॉक, कंप्रेशर, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन अप टू 10 टन कैपेसिटी, कंक्रीट पंपिंग प्लांट, सीमेंट स्लोज, रोड रोलर्स, स्क्रैपर्स, वाइब्रेटर्स, इन सब के कोड दिए हुए। अब क्योंकि ये सारी की सारी मशीनरीज ग्रुप 1 में इंश्योरेबल हैं, तो इनमें से कोई भी मशीनरी आपके पास इंश्योरेंस के लिए आती है, आपने उसकी 0.60% प्लस अर्थक्वेक की रेट ले लेनी है। कंपनी ने जितना आपको टैरिफ का डिस्काउंट परमिट किया है उतना माइनस कर देना है और ग्रुप 1 की पॉलिसी इसके लिए तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 का कोडिंग स्टार्ट होता है 201 से। प्रीमियम रेट स्टार्ट होती है, प्रीमियम रेट इज फिक्स 0.80 प्लस अर्थक्वेक, क्योंकि इसमें उससे थोड़ी सी ज्यादा रिस्की मशीन है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट प्लांट, एयरलॉक्स, गैस पावर जनरेटिंग प्लांट, ग्रेडर्स, मोबाइल मिक्सिंग प्लांट, मैकेनिकल स्वेपर्स, ट्रैक्टर्स, स्टोन क्रशर्स, लाइक दैट। अब ये जो मशीनरीज हैं इनको ग्रुप 2 में ही इंश्योर करना पड़ेगा और विद रिस्क कोड। रेट भी यही रहा है, लेकिन इसमें जो भी डिस्काउंटिंग करनी है वो की जा सकती। ना तो मशीनरी चेंज होंगी ना उनका कोड चेंज होगा, वो एज इट इज रहेगा। और हमको ही नहीं, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक जैसा ही रहेगा। तो द पैटर्न इज फिक्स्ड। फिर आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 की मशीनों का रिस्क कोड 301 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ी और रिस्की मशीन आ जाएगी जिनका रेट ज्यादा होगा, 1.00 प्लस अर्थक्वेक इज द रेट। मशीनरी क्या है? बुलडोजर, क्रेन्स अबव 10 टन कैपेसिटी, डाइविंग इक्विपमेंट, एक्सकवेटर्स, प्रोपेलर एक्सकवेटर्स, लोडर्स, ब्रिज इंस्पेक्शन मशीन्स, मोबाइल डाइविंग रिग्स, टॉप लिफ्टर्स, ब्रेक डाउन व्हीकल्स, हाइड्रोलिक ट्विन बूम। ये नाउ यू कैन से कि हमने तो ये नाम ही नहीं सुना। दे आर ऑल प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स विच आर सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस अंडर द CPM कैटेगरी। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक डिगिंग आर्म लोडर और हाइड्रोलिक ट्विन बूम जंबो ड्रिलिंग मशीन। अब इस तरीके के व्हीकल हैं जो कि पब्लिक प्लेस पर आपको क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स उनको प्रोजेक्ट साइट पे यूज कर रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस करा के तो करेंगे, बिकॉज हैवी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज ऑलवेज देयर। दीज आर कॉस्टली मशीन्स। कॉस्टली मशीन्स के साथ अगर कोई लॉस और डैमेज होता है तो वो भी कॉस्टली होगा।
तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्यों रिस्क लेगा कि उसको अनइंश्योर्ड को इस्तेमाल करे, क्योंकि अनइंश्योर्ड अगर है ये मशीनरी और फिर कोई लॉस और डैमेज हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ द व्हीकल। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये तो क्योंकि डे एंड नाइट यूज होंगे तो ये तो टूट फूट होती ही रहेगी, लॉसेस होते ही रहेंगे। इसलिए हर कॉन्ट्रैक्टर इनको इंश्योरेंस कराने के बाद ही काम लेगा। सो दिस इज 301 यानी ग्रुप 3। देन कम्स ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ग्रुप 4 में हैवीएस्ट यानी सबसे ज्यादा हैवी मशीनरीज का इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिलिंग मशीन फॉर वाटर सप्लाई और टनल बोरिंग मशीन, इनका रेट भी सबसे ज्यादा होगा। रेट इज 2.00% प्लस अर्थक्वेक। तो इनके कोडिफिकेशन भी इसी तरीके के हैं, 401 से स्टार्ट होंगे। एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी हैज टू फॉलो द सेम प्रैक्टिस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ग्रुप 5 इज द लोएस्ट रिस्की ग्रुप। इसमें वो अदर मिसलेनियस आइटम्स होते हैं जिनकी कॉस्ट भी बड़ी नॉमिनल होती है। 501 से इनका कोड स्टार्ट होता है और रेट इज ओनली 0.20% प्लस अर्थक्वेक 0.20। आपने ग्रुप 4 में देखा 2.00% इज द रेट, जिसको आप 2% कह सकते हैं, 2, और यहाँ है 0.20। मच डिफरेंस इज देयर। अब इनमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट वो होंगे जो कि माउंट करके कनेक्ट करके चलते हैं, जिनका सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम होता ही नहीं। अब इन पांचों ग्रुप में जो भी मशीनरी का इंश्योरेंस होगा उसके लिए आप अर्थक्वेक एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और अर्थक्वेक देने का लिए सेम पैटर्न एप्लीकेबल है जो कि फायर इंश्योरेंस में है, क्योंकि अर्थक्वेक का एक बेसिक फंडा होता है। लोएस्ट इज द फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट इज द प्रीमियम रेट, हाईएस्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, हाईएस्ट इज द प्रीमियम रेट। 10 टाइम डिफरेंस हो सकता है। जैसे जोन 1 का रेट है 0.10% ओनली, ये हाईएस्ट। जोन 2 का 0.05, जोन 3 का 0.02 ओनली, एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप इज 0.01%। 10 टाइम्स का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट ज्यादा है, अमाउंट इन्वॉल्व इज वेरी हाई, व्हेन यू आर गिविंग अर्थक्वेक यू कैन मल्टीप्लाई द सम इंश्योर्ड विद दिस प्रीमियम रेट। अब आता है डिक्लाइन रिस्क। आपने किसी प्रपोजल पे काम किया है और प्रपोजल मैच्योर भी हो गया, आप यू आर एबल टू कलेक्ट द चेक आल्सो, लेकिन जैसे आप उस प्रपोजल को अंडरराइटर को सबमिट करते हैं, अंडरराइटर कहता है कि दिस इज इन आवर डिक्लाइन लिस्ट, तो आपके तो सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। क्योंकि पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारी डिक्लाइन लिस्ट में क्या है, हमें क्या इंश्योर नहीं करना है। और उसमें आता है सबसे पहले रजिस्टर्ड व्हीकल्स, यानी कोई एक्टिवेटर है या बुलडोजर है या क्रेन है या रोड रोलर है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ से है तो हम उसका सीपीएम में इंश्योरेंस नहीं करेंगे। हम उसका इंश्योरेंस तो करेंगे लेकिन सीपीएम में नहीं करेंगे, फिर वो मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आ जाएगा। आरटीओ से रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि वो व्हीकल है, वो भी मोटर व्हीकल है, तो उसको मोटर व्हीकल की कैटेगरी में बीमा कर दिया जाएगा। आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब वो प्लांट की तरह यूज हो रहा है, मशीनरी की तरह यूज हो रहा है, इक्विपमेंट की तरह यूज हो रहा है। और अगर वो व्हीकल भी है तो फिर वो पब्लिक प्लेस पर यूज नहीं हो रहा है, प्राइवेट यूज के लिए। तो रजिस्टर्ड व्हीकल्स का हम टर्म इंश्योरेंस करेंगे और सीपीएम में बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं करेंगे। दिस इज नंबर डिक्लाइन लिस्ट। दूसरा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, देन टनल बोरिंग मशीन्स, देन ऑल टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रिस्क, देन वाटरबोर्ड मशीनरीज एंड ऑयल गैस ड्रिलिंग्स एंड रिग्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डिक्लाइन लिस्ट का, ये ऐसा नहीं सिर्फ हमारी कंपनी में हो, सभी कंपनियों के पास होता है। जिन कंपनियों का जिन जिन कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स में हाईएस्ट क्लेम रेशो आ रहा हो, दे कैन पुट दैट कैटेगरी अंडर दी डिक्लाइन रिस्क।
No company want to run in losses. No company can afford highest risky business which is causing the losses frequently. So better to put them under the decline list. तो हमारे ये 6 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स, आई रिपीट, रजिस्टर्ड व्हीकल्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड बोरिंग मशीन, ऑल टाइप ऑफ अंडरग्राउंड मिल्क, वाटर बोर्ड मशीनरीज, ऑयल गैस ड्रिलिंग्स एंड डिग्स, ये हमारी डिक्लाइन लिस्ट में, इसलिए आप इन पर कोई एफर्ट्स नहीं करें। देन एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड, इसको यहाँ क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड के मायने हैं कि जब भी आप किसी प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट का सीपीएम में इंश्योरेंस करते हैं तो आपको आईडीवी को भूल जाना है। आईडीवी इज वन थिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन मोटर इंश्योरेंस एंड दिस इज नॉन मोटर इंश्योरेंस। आईडीवी इज वन थिंग विच इज एप्लीकेबल ओनली टू द मोटर इंश्योरेंस एंड देयर ऑन एनी ऑफ द व्हीकल्स यू कैन अप्लाई। लेकिन नॉन मोटर की किसी भी कैटेगरी में आप आईडीवी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ आपको जो सम इंश्योर्ड लेना होगा वो आपकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर होना चाहिए। सम इंश्योर्ड शैल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। वो क्यों होना चाहिए? कि इंश्योरेंस कंपनी आपको करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू को देने को तैयार है, प्रोवाइडेड योर सम इंश्योर्ड इज एडिक्वेट। तो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बाय द न्यू प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट की जा सके, उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। उसमें फ्रेट भी शामिल होता है, ड्यूज भी शामिल होते हैं, कस्टम ड्यूटीज भी शामिल होते हैं, इलेक्शन कॉस्ट भी शामिल होती है। इसके मायने सम इंश्योर्ड आपका ज्यादा हो सकता है। वो इट कैन बी ओवर इंश्योर्ड बट इट शुड नॉट बी अंडर इंश्योर्ड, अदरवाइज द इंश्योर्ड विल बी लूजर। इंश्योर्ड हैड टू सफर द लॉसेस, इंश्योर्ड हैड टू बियर द डिडक्शंस, इंश्योर्ड हैड टू फेस दिस म्यूजिक बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट और अदर्स फॉल्ट। दैट इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। क्योंकि सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए इस पर इंश्योर्ड को जरा से भी क्लैरिटी नहीं होगी एक्सेप्ट तो प्रोफेशनल इंश्योर्ड्स, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्रेन्स का बीमा करा रहे हैं या एक्सकेवेटर का बीमा करा रहे हैं या डंपर का बीमा करा रहे हैं या रोड रोलर का बीमा करा रहे हैं, तो सम इंश्योर्ड उसका प्रॉपर लीजिए। क्योंकि हम उसका बीमा आईडीवी पर नहीं करेंगे, आईडीवी की टेबल यहाँ अप्लाई नहीं होगी। दिस इज ए नॉन मोटर इंश्योरेंस और नॉन मोटर में आईडीवी की टेबल बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। इसलिए वो परसेंटेज सिस्टम दैट इज डिजाइन फॉर फर्स्ट 5 years एज पर द आईडीवी टेबल इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो ये आपको बहुत क्लैरिटी से समझना है कि एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सीपीएम इंश्योरेंस। उस एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड में आप फ्रेट को भी शामिल कर सकते हैं, ड्यूज को भी शामिल कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज को भी शामिल कर सकते हैं, और उस मशीनरी का आपको करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर ही बीमा करना है। यहाँ तो वर्ड रीस्टेटमेंट वैल्यू भी नहीं लगाया है, करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि इन मशीनरीज की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। यह आउटडेटेड होने वाली मशीनरीज नहीं है कि ये कार बंद हो गई या ये बाइक बिल्कुल बंद हो गई, आउटडेटेड हो गई, फैक्ट्री ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, उसके पार्ट भी नहीं मिलेंगे, वो सिचुएशन इनमें नहीं होती। देन ट्रांजिट कवरेज। ट्रांजिट कवरेज का मायने है कि इनमें से जो भी मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी में या सीपीएम कैटेगरी में इंश्योर्ड है, उसका अगर कोई भी लॉस या डैमेज पब्लिक प्लेस पर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे नथिंग। दिस रिस्क ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ द आइटम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इन कनेक्शन विद वर्क और द प्रोजेक्ट साइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कवर्ड। प्रोजेक्ट साइट पर कोई मूवमेंट कीजिए आप, मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई स्टेडियम बन रहा है तो आप गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 5 पर जा रहे हैं, आप अपने मशीनरी को खूब चलाइए क्योंकि वो प्रोजेक्ट की साइट है, वो रिस्क कवर्ड है। लेकिन द मोमेंट यू आर कमिंग टू द रोड साइड दैट इज अ पब्लिक प्लेस,
There if you are meeting with any accident, then you are responsible for your losses. क्योंकि ट्रांजिट में, रास्ते में कोई भी हुआ लॉस इस सीपीएम पॉलिसी में बिल्कुल कवर नहीं है। तो ऐसा तो होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर की अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरी 3 साइट चल रही है, मान लिया 3 जयपुर में ही चल रही हैं, तो मैं तो अपने ही प्लांट एंड मशीनरी यूज करूँगा। एक मेरी सीतापुर में है, एक विद्याधर नगर में है, एक मेरी सिटी के अंदर अजमेर रोड पर है, तो 3 जगह पर यूज करूँगा मैं। तो मेरी गाड़ी बाई रोड जाएगी, टक्कर वगैरह कोई भी हो गई और लॉस हो गया तो क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक शर्त तो मिलेगा, केवल आपने ट्रांजिट इंश्योरेंस अलग से कवर कराया है कि नहीं। आप ट्रांजिट इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, आपकी रिस्क कवर हो जाएगी। नहीं लेते हैं तो फिर आप व्हीकल को ड्राइव करके नहीं, कैरी करके ले जाइए। आजकल तो बड़े बड़े लोडर्स आते हैं, कैरी करके ले जाइए और वो फेयर पे करिए, जो भी भाड़ा है। तो ट्रांजिट रिस्क फ्रॉम साइट टू साइट विल बी एक्सक्लूडेड। However, the transit within the covered premises will be covered under the policy. ये डिफरेंस आपको समझना। फिर पॉलिसी में हमारे पास 6 ऐड ऑन कवर है, लेकिन 6 की 6 नीड बेस्ड है और 6 की 6 सेलेबल है और आपको जरूर सेल करने चाहिए, इसलिए आपको और भी ज़्यादा समझ लेना चाहिए। सबसे पहला थर्ड पार्टी लायबिलिटी। सीपीएम पॉलिसी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर है, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज कवर है, पर्सन की कवर नहीं है। पर्सन को चोट लगना, डिसेबिलिटी होना, डेथ होना, ये इसकी रिस्क की कवर नहीं है। तो क्या करना होगा? आप थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर करा लीजिए। कैसे कराएंगे? एड ऑन कवर ले लीजिए। एड ऑन कवर लेकर के 2 लिमिट सेलेक्ट कर लीजिए, एक एओपी और एक एओए। तो दोनों लिमिट आप सेलेक्ट करेंगे, उस पर प्रीमियम रेट लगेगा और प्रीमियम रेट लग करके थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर हो जाएगी। एनीवन एक्सीडेंट और एनीवन पर्सन की जब आपने लिमिट सेलेक्ट कर ली तो उस पर 0.25% का प्रीमियम रेट अप्लाई कर दीजिए, आपका थर्ड पार्टी प्रीमियम आ जाएगा और ये एड ऑन कवर लेते ही आपकी थर्ड पार्टी की रिस्क भी कवर हो जाएगी। सेकेंड इज ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी। अगर इंश्योर्ड व्हीकल को, जो कि सीपीएम पॉलिसी में इंश्योर्ड है, ऐसा इंश्योर्ड होते हुए भी अगर ओनर्स की सराउंडिंग प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो वो पॉलिसी में कवर नहीं है। उसको कवर कराने के लिए 0.25% की प्रीमियम रेट दे दी। क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिज। प्रोजेक्ट साइट पर जो भी बिल्ट इन पोर्शन है, अगर उसमें कोई लॉस और डैमेज हो जाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है, जो कि रिमूवल ऑफ डेब्रिज के लिए होती है। तो रिमूवल ऑफ डेब्रिज इज ए नॉर्मल फीचर इन द प्रोजेक्ट साइट्स, क्योंकि वहाँ बनना, बिगड़ना या बनाने के तोड़ना या कुछ भी लेबर की गलती से, मेजरमेंट की गलती से, मटेरियल की गलती से कई बार गलती बन जाती हैं, फिर उनको तोड़ना भी पड़ता है, फिर उन पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। इसलिए रिमूवल ऑफ डेब्रिज कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लेते भी। देन एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्सप्रेस फ्रेट और एयर फ्रेट, ये तीनों उस इमरजेंसी के लिए हैं जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं मिल रहा है या पूरी मशीनरी नहीं मिल रही है। क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर 100% पॉसिबिलिटीज होती हैं रिपेयर, लॉस और डैमेज, चाहे वो पार्शल लॉस हो या टोटल लॉस हो। तो कई बार मशीनरीज अगर टूट गई या डैमेज हो गई या लॉस हो गया, उसके बिना सारा का सारा प्रोजेक्ट का काम रुक जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर को तो मिलियंस रुपीस का लॉस हो सकता है, क्योंकि उसकी सारी चेन रुक गई। बिल्डिंग मटेरियल भी लगा हुआ है, लेबर भी लगी हुई है, काम भी चल रहा है और वसी टूट गई, तो आगे काम कैसे बढ़ेगा? तो इमरजेंसी में कई बार इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है, मशीनरी को भी, पार्ट को भी। तो ऐसे केस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी या एयर फ्रेट या एक्सप्रेस फ्रेट जो भी लगता है, वो इंश्योर्ड को अपने पॉकेट से बियर करना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लैक्स और मिलियंस ऑफ रुपीज हो सकते हैं।
इसको कवर कराने के लिए थोड़ा सा प्रीमियम दे करके एड ऑन कवर लिया जा सकता है, जिससे कि वो रिस्क कवर हो जाए। तो अच्छा किसी एड ऑन कवर दिए जा सकते हैं। आप कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो वो जरूर लेंगे। सीपीएफ पॉलिसी में क्या कवर नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज ऑल रिस्क पॉलिसी। ऑल रिस्क पॉलिसी में तो सारी रिस्क कवर होती हैं, क्या कवर नहीं है वो जानना जरूरी है। और सबसे पहले वाले ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि लॉस और डैमेज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मशीनरी में कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया और वो मशीन भी काम करने लायक नहीं बची, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम फाइल किया, इंश्योरेंस कंपनी ने उठा के क्लेम रिजेक्ट कर दिया। द लॉसेस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स एंड हियरबाय द क्लेम इज रेपुडिएटेड। तो कस्टमर तो लौटने आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर तो लौटने आ जाएगा। वहाँ आपको समझाना है कि इस एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। अगर कोई एक्सीडेंटल लॉस होता है तो आपकी मशीनरी का लॉस मिलेगा, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है तो नहीं मिलेगा। ये ब्रेकडाउन कैसे होते हैं? कोई भी प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट को जो कि सीपीएम में इंश्योर्ड है, कॉन्ट्रैक्टर खुद तो चला नहीं रहा है, खुद तो ड्राइव कर नहीं रहा है, कौन कर रहा है? लेबर है, ड्राइवर है, ऑपरेटर है। अब इन लोगों की लापरवाही से कई बार गलत फ्लूइड यूज कर लिया या डिफेक्टिव लुब्रिकेशन यूज कर लिया या पानी नहीं डाला इंजन में, तो ये लापरवाही इतनी खतरनाक हो सकती है कि इंजन सीज हो जाए, तुरंत मशीन का ब्रेकडाउन हो जाए, मशीन बंद हो जाए। ये क्या है? नेग्लिजेंस है, रूटीन नेग्लिजेंस। अगर ऐसा होगा तो विदाउट एनी एक्सीडेंट द मशीन कैन सीज एंड स्टॉप वर्किंग। This will come under the category of electrical and mechanical breakdown, and which is exclusion of the policy, hence insurance company will not pay anything. Secondly, अगर explosion बॉयलर या प्रेशर वेसल हो जाता है तो वो कवर नहीं, क्योंकि दैट इज सेपरेट मशीनरी एंड दैट इज इंश्योरेबल अंडर द BPP पॉलिसी, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल पॉलिसी। नॉर्मल वेयर एंड टियर वो तो होगी, रूटीन में होगी, क्योंकि मशीनरी तो डे एंड नाइट यूज होगी। कभी चाकू टूट गया, कभी ड्रिल टूट गई, कभी बिट्स टूट गए, कभी बैटरी खराब हो गई, कभी टायर फट गए, कभी रोप रस टूट गई, कभी चेन टूट गई, तो ये तो रूटीन में होंगी। लेकिन ये सब क्या है? वियर एंड टियर आइटम्स। तो ये पॉलिसी में से एक्सक्लूडेड, जैसे मोटर में से एक्सक्लूडेड है वैसे यहाँ से भी एक्सक्लूडेड है। फिर बार और बार लाइक ऑपरेशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस, और सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर लॉस ट्रांजिट में हुआ है तो नहीं मिलेगा। मीन्स लॉस इन ट्रांजिट इज नॉट पेबल बिकॉज ट्रांजिट रिस्क इज नॉट कवर्ड। अब अगर कोई मान लिया पार्सल लॉस हुआ है, जैसे कोई एक्सीवेटर था उसमें उसका बकेट टूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्लेम सेटल करेगी? फुल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स प्लस रिपेयर चार्जेस पे करेगी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड इरेक्शन पे करेगी। डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पार्ट्स विद लिमिटेड लाइफ, जैसे कोई रबर का पार्ट है या फाइबर का पार्ट है। If the repair works are undertaken by the insured, actual material and labor cost plus a reasonable quantum of overheads is payable. Salvage value is deducted. लेकिन if the sum insured is not adequate, in that case, condition of average will apply, and claim will be paid proportionately. मान लिया आपने 75% सम इंश्योर्ड लिया है मशीनरी की कॉस्ट का, 25% अंडर इंश्योरेंस है, तो क्लेम अमाउंट में से 25% माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अंडर इंश्योरेंस। इसलिए अंडर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। सिमिलर इज द केस विद द टोटल लॉस। टोटल लॉस हो गया, मशीनरी की वैल्यू आज की रेट में 60 लाख है, मशीनरी की वैल्यू आज की डेट में मान लिया 60 लाख है, ली 50 लाख की थी। अब वो मशीनरी पूरी की पूरी
जल गई या फूक गई या उसके ऊपर बिल्डिंग का कोई बोझ बना पड़ा और टोटल लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको साथ की करंट रिप्लेस वैल्यू जो कि 60 लाख है वो देने को तैयार है, बशर्ते कि आपने बीमा 60 लाख का कराया हो। अब आपने बीमा ही 50 लाख का कराया, परचेज वैल्यू पे करा लिया, तो 10% आपने जो कम कराया है वो क्लेम में से कट जाएगा। साल्वेज वैल्यू कटेगी, अंडर इंश्योरेंस कटेगा, कंपल्सरी एक्सेस कटेगी और कुछ भी नहीं कटेगा। यह एग्जाम्पल बड़े क्लियर है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि मोटर इंश्योरेंस और सीपीएम पॉलिसी एक ही होती है, वो पहले सबसे पहले निकाल दें, क्योंकि हर चीज अलग है, हर चीज सेपरेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हीकल क्लासिफिकेशन है, तो मोटर की पॉलिसी में क्लासिफिकेशन कैसे होता है? मोटराइज टू व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल में भी कैसे जीसीसीबी, पीसीसीबी, इंडस्ट्री व्हीकल्स। ये एक सेट मेथड है जो कि सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में इसी तरीके से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि दिस इज टैरिफ, एज पर टैरिफ प्रोविजन है। तो यहां क्या होगा कि ये जो व्हीकल क्लासिफिकेशन है मोटर का, ये केवल मोटर के लिए ही कन्फाइंड है। सीपीएम का टैरिफ भी अलग है, तो वहां मोटर के प्रोविजन तो लागू होंगे नहीं। और यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल कैसे होगा? 5 ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। Premium rates are also fixed. 6, 0.6 for group 1, 0.8 for group 2, group 3 1.1%, group 4 2% and group 5 0.20%। तो क्लासिफिकेशन अलग हो गया, मोटर से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा, मोटर पॉलिसी सबके सब, चाहे वो प्राइवेट व्हीलर की हो, टू व्हीलर की हो या कॉमर्शियल व्हीकल की हो, सबके सब लिस्टेड पैरल होते हैं, उसमें पैरल्स कवर्ड होते हैं, जैसे कि फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, बर्गलरी, हाउस वर्किंग एंड थेफ्ट, अर्थक्वेक, STFI, मैलिशियस एक्ट, टेररिज्म एक्सेट्रा, ये सब लिस्टेड है। लेकिन सीपीएम में ऐसा कुछ नहीं। सीपीएम में लिस्टेड तो केवल एक्सक्लूजन है कि ये इन केस में आपको क्लेम पेबल नहीं होगा। हालांकि सीपीएम एक ऑर्डिनरी पॉलिसी है, लेकिन इन केस ऑफ लॉसेस एक्सक्लूजन्स विल बी एप्लीकेबल। तो ये मोटर से आपको डिफरेंशिएट करती है। अब जैसे मोटर की पॉलिसी में है, मिस्ड व्हीकल्स को अगर आप किसी को भी इंश्योरेंस कराएंगे तो उसमें ओवर टर्निंग का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, जो कि टू व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल्स में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मिस्ड व्हीकल्स में से अगर किसी का बीमा कराएंगे तो उनमें से ओवर टर्निंग का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है, जबकि सीपीएम इंश्योरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रही है। मोटर पॉलिसी में मिनिमम कंपल्सरी एक्सेस होता है, जैसे 100 व्हीलर में, 2 व्हीलर में केवल 100 रुपये काटेंगे और क्लेम पे हो जाएगा, हर बार क्लेम पर 100 रुपये कटेंगे और पे। प्राइवेट कार में 500 कटेंगे, या अकॉर्डिंग टू सीसी है 1000 सीसी से ज़्यादा का होगा तो 1000 कटेंगे। लाइक मैक्सिमम कंपल्सरी एक्सेस मोटर के केस में 2000, 2500 और 3000 के बीच में रहता है। लेकिन सीपीएम के केस में कंपल्सरी एक्सेस स्टार्ट ही 12,500 से होता है। दिस वेरी हाई एक्सेस। तो सीपीएम में कंपल्सरी एक्सेस बहुत ज्यादा लगेगा। मोटर के केस में कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस होगा वो इंडिया मोटर टैरिफ 1989 से गवर्न होगा, जबकि मिसलेनियस में या सीपीएम में किसी भी तरीके का व्हीकल का इंश्योरेंस होगा तो उस पर सीपीएम टैरिफ भी लगेगा, मोटर टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ दोनों डिफरेंट है। मोटर टैरिफ के प्रोविजन कुछ अलग है, सीपीएम टैरिफ के प्रोविजन कुछ अलग है। मोटर टैरिफ में केवल उन्हीं व्हीकल्स का, या मोटर क्लास में केवल उन्हीं व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड है। दैट्स व्हाई दे आर व्हीकल्स।
यहाँ तो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड हैं। तो ऑल व्हीकल्स इंश्योरेबल अंडर द मोटर इंश्योरेंस कैटेगरी आर फॉर प्राइवेट और पब्लिक यूज, तो पब्लिक प्लेस पर ही होंगे। ऑल व्हीकल्स मेंट फॉर रोड यूज कंपल्सरीली रजिस्टर्ड विद आरटीओ, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे व्हीकल्स आपको प्रोजेक्ट लोकेशन पर यूज करने हैं, क्योंकि दे आर नॉट रजिस्टर्ड। यू कैन नॉट कैरी देम ऑन द पब्लिक प्लेस, यू कैन नॉट क्लेम फॉर द ट्रांजिट लॉसेस, इज डिफरेंट। मोटर में तो आप किसी एनीवेयर इन इंडिया यू कैन यूज दैट व्हीकल, और इवन इंडिया से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, तो वो भी एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके कवर करा सकते हैं मोटर पॉलिसी में। मोटर पॉलिसी आपको परमिट करती है कि बियॉन्ड दी जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ इंडिया, एंड सो यू कैन टेक द कवरेज फॉर सर्टेन लिमिटेड कंट्रीज विच आर द बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। लेकिन सीपीएम में तो ऐसा कुछ भी नहीं। सीपीएम में केवल और केवल प्रोजेक्ट साइट पे यूज करना है आपको। आप और इंडिया में हो, प्रोजेक्ट साइट और इंडिया में हो सकती है, कहीं भी प्रोजेक्ट साइट कितनी भी हो सकती है, प्लॉटर कवरेज ऑलरेडी है, लेकिन पब्लिक प्लेस यानी कि रोड से नहीं जाएगा। अगर रोड से जाता है तो आपके पास मैरिन की ओपन पॉलिसी होनी चाहिए, या तो मैरिन की पॉलिसी हो ट्रांजिट रिस्क कवर करने के लिए, और या फिर आप लोडर से कैरी कीजिए। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट चेंज है। मोटर व्हीकल में जितने भी तरीके के व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, उनकी जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, दैट थर्ड पार्टी लायबिलिटी फॉर पर्सन्स इज अनलिमिटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। वो अनलिमिटेड है। मोटर व्हीकल एक्ट एप्लीकेबल होता है सारे व्हीकल्स पर। केवल प्रॉपर्टी डैमेज की लिमिट है, दैट मैक्सिमम 7.5 lakhs एज पर दी एक्ट। टू व्हीलर में जाती 1 लाख के। तो ये जो अनलिमिटेड थर्ड पार्टी लायबिलिटी का कवरेज है मोटर व्हीकल में, ये एज पर लॉ हो गया। सीपीएम में थर्ड पार्टी लायबिलिटी पहली चीज तो कवर ही नहीं है पर्सन। अगर आप एड ऑन कवर लेकर के कवर कराते हैं तो फिर आपको एनी वन पर्सन और एनी वन एक्सचेंज की लिमिट देनी होती है, उस पर प्रीमियम चार्ज होता है। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी विल बी गिवन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड, इट इज एन एड ऑन कवर। Compensation by court for bodily injury and TP up to the sum insured, only rest of the compensation paid by insured from his own pocket. And then sum insured. CPM में जिस व्हीकल का भी इंश्योरेंस हो रहा है उसका सम इंश्योर्ड करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर होना चाहिए, क्योंकि सम इंश्योर्ड एडिक्वेट रहना चाहिए। ओवर इंश्योरेंस हो सकता है लेकिन अंडर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, वरना अंडर इंश्योरेंस क्लेम में से कट जाएगा। मोटर पॉलिसी में सम इंश्योर्ड का एक डिसाइडेड फंडा है, जिसके लिए इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू और उसका बीमा किया जाता है। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के मायने हैं एक्स शोरूम प्राइस लेस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एज ऑफ द व्हीकल। फिर से समझ लीजिए, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के मायने हैं एक्स शोरूम प्राइस लेस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एज ऑफ द व्हीकल। एज ऑफ द व्हीकल के मायने 2 साल पुराना कितना परसेंट कटेगा, 3 साल पुराना कितना परसेंट कटेगा, ये आईडीबी टेबल में ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है। और हर व्हीकल का उसी तरीके से उसी पैटर्न पर इंश्योरेंस होना है। यहाँ तक कि अगर आपने आज ही अभी कोई व्हीकल खरीदा है तो भी आप उसका बीमा इनवॉइस वैल्यू पर नहीं करा सकते। इनवॉइस वैल्यू पर जो बीमा होगा वो एड ऑन कवर लेकर के हो सकता है। नॉर्मल बीमे में तो आपको 5% एज पर आईडीबी टेबल काटना ही काटना है। ये दोनों पॉलिसीज ट्रांसफरेबल हैं, सीपीएम की भी और मोटर की भी, लेकिन नो क्लेम बोनस का जो फंडा है वो केवल सीपीएम में है, वो केवल मोटर में है, सीपीएम में है ही नहीं। नो क्लेम बोनस का मतलब है मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर पूरे साल में
एक भी क्लेम नहीं आया है, पूरा साल क्लेम फ्री रहा है, उस पॉलिसी का रिन्यूअल हो रहा है, तो उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से ओडी प्रीमियम में डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये बोनस इसलिए कहलाता है कि दिस इज फॉर द excellent skill of the owner of the vehicle who has maintained the vehicle throughout the year and has taken no claim। और ये बोनस हर साल बढ़ता चला जाएगा और जो परसेंटेज दिया हुआ है ये बोनस 50% तक भी हो सकता है, और उसके बाद भी अगर कोई लॉस ना हो तो ये 50% कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये बोनस मिलता केवल ओनर को है, व्हीकल को नहीं मिलता। इसकी कंटिन्यूटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि जितने साल तक आप व्हीकल पर क्लेम नहीं लेते हैं उतने साल तक आपको नो क्लेम बोनस मिलता चला जाएगा विद इंक्रीज स्लैब। लेकिन ये बोनस मिलेगा तभी जब पैकेज पॉलिसी हो, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो, और ये उसमें से ओडी प्रीमियम में से डिडक्ट होगा। अब यहाँ सीपीएम में ना तो ओडी का अलग से प्रीमियम है, ना टीपी का अलग से प्रीमियम है, केवल एक ही प्रीमियम रेट है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, नो क्लेम बोनस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जो कि पॉलिसी में से काटी जाए। तीसरी चीज़, इसके इंक्रीज स्लैब या बढ़ते हुए स्लैब्स का कोई चक्कर ही नहीं है। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है आपको पता है? आपने जैसे कोई एक एग्जांपल समझिए, मान लिया टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर आपने 3 साल पहले 40 लाख का खरीदा, या 4 साल पहले आपने 40 लाख का खरीदा। अब आप उसका अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप उसका मोटर में इंश्योरेंस करा लेंगे। मोटर में इंश्योरेंस कराएंगे तो कैसे कराएंगे? आईडीबी बेसिस पे आएंगे। 4 साल का आपको माइनस हो जाएगा, 5 साल 50% उसकी वैल्यू हो जाएगी और उस पर उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो भी क्लेम आएगा इंश्योरेंस कंपनी आपको मोटर पॉलिसी के तहत जो भी क्लेम का सिस्टम है उससे पे कर देगी। उसमें से साल वेज कंपल्सरी एक्सेस काट देगी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करेगी। अगर ये ही टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर का रजिस्ट्रेशन नहीं है जो आपने 4 साल पहले 40 लाख का खरीदा है, तो फिर आप इसको सीपीएम में इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब सीपीएम में इंश्योरेंस कराएंगे तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी एक सवाल और पूछेगी। पहला सवाल तो ये है ही कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन है? आपने कह दिया रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, तो ठीक है, फिर सीपीएम में इंश्योरेंस कर देते हैं। फिर दूसरा सवाल आपके सामने ये आएगा कि आज की डेट में इसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। तो आप डीलर को फ़ोन लगाइए कि एक टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर की आज की डेट में परचेज प्राइस क्या है, तो आपको वैल्यू दे देगा। हो सकता है वो 45 लाख हो, 50 लाख हो, 55 लाख हो। अब मान लिया उसने 55 लाख दे दी क्योंकि 4 साल पुराना एक्सकेवेटर, तो सीपीएम में आपको उसकी इंश्योरेंस 55 लाख की ही करानी है क्योंकि उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू 55 लाख है। अगर इससे कम का आप कराते हैं और पॉलिसी पर कोई क्लेम आ जाता है तो अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होगा और उसमें इंश्योर्ड को यानी कि क्लेम अमाउंट जितना भी बन रहा है उस पर एवरेज क्रॉस अप्लाई करके क्लेम अमाउंट कम हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली, तो वो लॉस इंश्योर्ड को भी ये करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर गलतियां क्या हाँ होती हैं आपको मालूम है इंश्योरेंस कंपनी कि मान लिया टाटा हिटाची X110 एक्सकेवेटर इंश्योरेंस के लिए आया, आपने पहला सवाल पूछा कि रजिस्ट्रेशन है, उसने कहा नहीं है। आपने कहा ठीक है सीपीएम पॉलिसी दे देंगे, आप सीपीएम पॉलिसी दे रहे हैं। अब आप दूसरा फंडा अंडर इंश्योरेंस वाला नहीं जानते, आपने दूसरा सवाल पूछा ही नहीं कि उसके करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। आपने उसका ये देखा 4 साल पहले 40 लाख में खरीदा है और 40 लाख पर आईडीबी अप्लाई करके आपने उसको 20 लाख में इंश्योरेंस कर दिया। ये ब्लंडर है, सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है। अब बाई चांस आपने एक्सकेवेटर को 20 लाख का इंश्योरेंस कर दिया और उस पर 5 लाख का भी क्लेम आ गया, तो इंश्योर्ड को उसमें से 5 तो छोड़िए 2 लाख भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली चीज तो उसको प्रोपोर्शनेटली एवरेज क्लॉज अप्लाई होने से उसका 50% तो वैसे ही चला गया।
और फिर उसमें से सालवेज वैल्यू भी कटेगी, कंपल्सरी एक्सेस भी कटेगा, वो भी माइनस होगा। तो इस तरीके की गलती से इंश्योर्ड को लॉस हो जाता है। एस्केलेशन के मायने हैं पॉलिसी पीरियड में भी उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो इसलिए थोड़ा मार्जिन लेके चलिए और उसको सम इंश्योर्ड वैल्यू ज़्यादा ले लीजिए या एस्केलेशन क्लॉज ऑप्ट कर लीजिए। एयर फ्रेट भी ऑप्ट किया जा सकता है अगर आपको चाहिए तो। फ्लोटर जरूर कीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर की प्लांट साइट एक से ज़्यादा है तो फ्लोटर रिस्क कवरेज जरूर लीजिए, फ्लोटर का प्रीमियम भी लीजिए इस पर, क्योंकि जितनी साइट्स होंगी प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर होनी चाहिए, वहाँ इन मशीन को, प्लांट एंड मशीनरीज को वो यूज़ कर सकता है, लेकिन फ्लोटर कवर लेने के बाद। तो जब भी आप ये पॉलिसी किसी को दे रहे हैं प्रपोजल फॉर्म में, उसकी व्हीकल्स की या प्लांट एंड मशीनरी की मेक, मॉडल, आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सारी डिटेल लीजिए, जिससे कि ये आइडिया हो जाए कि उसकी वैल्यू कितनी है। और अगर फाइनेंसर का नाम है, हाइपोथिकेशन का है, तो वो भी पॉलिसी पर डालिए, क्योंकि फाइनेंसर के इंटरेस्ट को बाय हाइपोथिकेशन क्लॉज प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पहले फाइनेंसर को क्लेम कोई करती है। रिमेनिंग अमाउंट ही इंश्योर्ड को मिलता है या वो अमाउंट मिलता है जो कि फाइनेंसर ने कंफर्म कर दिया है कि देखिए मैं क्लेम अमाउंट कैन बी पेड टू दी इंश्योर्ड, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और एक चीज़ देखिए कि जब आप मोटर टैरिफ में देखते हैं कि 56 कैटेगरी के मिस्ड डी व्हीकल्स की लिस्ट है, तो उसमें से किस किस तरीके के व्हीकल्स आ रहे हैं देखिए आपके सामने। अब मान लीजिए कोई प्रपोजल आपके पास लेवलर का या लैटूना डोजर्स का आ जाता है, या ड्रैग लाइन एक्सकेवेटर्स का या ड्रिलिंग रिग का आ जाता है, डस्ट कार्ट का आ जाता है, तो भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, नथिंग टू वरी, बिकॉज दे आर ऑल सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस अंडर दी CPM कैटेगरी। CPM में वही चीज़ होगी जिसमें कि RTO से रजिस्ट्रेशन नहीं है, नॉर्मली इनके रजिस्ट्रेशन RTO से नहीं होते, तो इनको CPM में इंश्योर कर दीजिए आप, लेकिन करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर कीजिए, ध्यान रखना है। और इसी तरीके की कुछ और मशीनरीज हो सकती हैं, रोड स्वीपर्स, रोड स्प्रिंकलर्स, स्क्रैपर्स, शॉवेल्स। ये टिपिकल नाम आपको इसलिए लग रहा है कि नाम में से ज़्यादातर मशीन आपने देखी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पे इनके नाम लिखिए, पिक्चर पे फोटो आ जाएगी कि किस तरीके का होता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि दिस इज मिसलेनियस व्हीकल या प्लांट और या मशीनरी या इक्विपमेंट, दे आर यूज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स एट द प्रोजेक्ट साइट, सो दे आर इंश्योरेबल। इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा सकती है। टैंकर्स, तार स्प्रेयर्स, टिपर्स, टॉवर वैगन्स, ट्री डोजर्स फॉरेन में बहुत यूज होते हैं, लेकिन अपने यहाँ की कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस भी यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं साइट पे। जैसे मान लिया कहीं कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है और वहाँ बहुत बड़ा ट्री है, तो परमिशन लेकर के पहले उसको रिमूव कराना होता है, देन ओनली थ्रू व्हीकल दिस कैन बी यूज्ड। So this is all about the CPM insurance. If you have any doubts, you can ask me. इसी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये CPM इंश्योरेंस बड़ा कॉमन इंश्योरेंस है और बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी जिसमें यूज होते हैं, सबका बीमा किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इनका RTO से रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर RTO से रजिस्ट्रेशन है तो फिर उसका बीमा तो आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मोटर इंश्योरेंस हो जाएगा और आप उसका मोटर इंश्योरेंस की कैटेगरी में बीमा कर सकते हैं आराम से, नो इश्यू। एनी डाउट्स? ओके, मेल चेक कीजिए अपना। I will receive the test paper. कंफर्म कीजिए। Received or not? Continue please.